डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक को स्टडी करने चल रहे हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है फॉरगटन सिटीज़। फॉरगटन सिटीज़ से मतलब ये है कि पिछले ट्यूटोरियल में जैसे हमने देखा था कि भाई जो पूरी की पूरी जो इंटायर सिविलाइजेशन है वो कलेप्स कर गई थी, तो उस इलाके में अब नहीं है कोई लोग, तो कैसे याद रहेगा उसके बारे में ना। तो आफ्टर द डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट ऑफ हड़प्पन सिटीज़ पीपल ग्रेजुअली फॉरगेट अबाउट देम। लेकिन लगभग 1000 साल बाद, है ना, मिलेनिया के बाद जब वहाँ पे जाके लोगों ने फिर से बसना शुरू किया तो वहाँ पे उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलना शुरू हुए। कि जो वहाँ पे लोग रह रहे थे तो उन्हें बड़े अजीब तरह के आर्टिफैक्ट्स मिलते थे जो उनके प्रेजेंट काल से तो मैच नहीं करते थे। वो सरफेस पे आ जाते थे, चाहे वो फ्लड्स की वजह से हो, सॉइल इरोजन की वजह से, प्लॉइंग की वजह से हो, या खजाना खोद रहे हो। उस समय के लोग नीचे ज़मीन से खजाना खोद के निकालने की कोशिश किया करते थे, तो उसमें ये सब सरफेस पे आ जाती थी। दूसरा पॉइंट ये है कि कनिंघम का अर्ली कन्फ्यूजन। तो आप जानते हैं कि कनिंघम जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, बल्कि आप कह सकते हो कि कनिंघम वाज द फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चैप्टर एक्सप्रेशन में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो अर्ली हिस्ट्रिक पीरियड था, है ना, जो कि 600 सेंचुरी BCE से लेके वो 400 CE तक जाता है। तो ये था कि भाई जो भारतीय जो इतिहास है वो इन्हीं के बीच में है, मतलब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन दीज टू टाइम पीरियड्स। वो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे न्यू सिटीज़ का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, ये सब कुछ इसी पीरियड में पढ़ने को मिलता है। तो वो माइंडसेट के साथ चीज़ों को समझना चाहते थे, और वो उस समय जो उपलब्ध टेक्स्ट मैटर था, है ना, उसको गाइडेंस के रूप में लेके चलते थे। कहने का मतलब ये है कि कनिंघम उस समय जो इंडिया से या इंडिया के बारे में रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए, उन्होंने इनके बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा, इस तरह से जो भी टेक्स्ट मैटर था, यानी एक प्रकार से देखा जाए कि उस समय वहाँ के जो लोकल लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते थे कि वो क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, सब कुछ है। तो बस ऐसे वो डिपेंड करते थे और उसी के अनुसार से अपने एक्सकवेशंस को करते थे। कन्फ्यूजन की बात यह है कि जब वो इस माइंडसेट के साथ कि भाई अर्ली हिस्ट्रिक टाइम ही इंडिया का है, तो हड़प्पा जैसी चीज़ और वहाँ पे मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी कद्र वो कैसे कर सकते थे। कनिंघम का जो फ्रेमवर्क था, उनका जो तरीका था सोचने का आर्कोलॉजी को लेके इंडिया में, उस फ्रेमवर्क में हड़प्पा जैसी चीज़ें फिट नहीं बैठती थी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, तो वो अपनी बुक में हड़प्पा का क्यों जिक्र करेंगे, क्योंकि वहाँ कभी गए नहीं और उन्हें ना उनके बारे में जानकारी थी। तो जब हड़प्पा से कोई चीज़ मिलती थी, मतलब जो अगला पॉइंट है हमारा कि हड़प्पा से कोई आर्टिफैक्ट उनको मिल जाता था, तो कनिंघम उसकी वैल्यू को नहीं पहचान पाते थे कि वो कितना एंटीक होगा, कितना पुराना होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस था वो तो सिर्फ इस पीरियड ऑफ टाइम का था, तो उन्हें लगता था कि यार वो भी उसी पीरियड ऑफ टाइम का ही होगा। अगर उन्हें पता होता कि ये 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, तो निश्चित है कि फिर वो जाते और पता करते कि भाई हड़प्पा में क्या व्यवस्था है, ये कैसे वहाँ मिल रहे हैं। तो इस टाइम फ्रेम के कारण वो यही सोचते रह गए कि हड़प्पा से मिली वस्तुएं कभी कभी उनके पास पहुंचाई भी जाती थी, दिखाई भी जाती थी, सील वगैरह भी उनके पास पहुंची, तो वो ये समझे कि शायद ये इसी टाइम फ्रेम की होंगी, तो वो तो मैं जान ही रहा हूँ, ऐसा वो सोच के रह गए। इसके बाद दूसरा है कि हड़प्पा की कितनी ओल्ड सभ्यता है ना, उसका रियलाइजेशन से रिलेटेड। तो जब हड़प्पा में सील्स वगैरह मिलनी शुरू हुई, हड़प्पा में मिली, मोहनजोदाड़ो में मिली, है ना, तो उसमें आपको दयाराम साहनी जी को नहीं भूलना है, राखलदास बनर्जी को नहीं भूलना है। देखिए, दयाराम साहनी जी को हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा की खोज के लिए जाना जाता है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो की खोज के बारे में जाना जाता है। इन लोगों के अथक प्रयास से जाके ये वहाँ पे एक्सकेवेशंस के बाद पता चला कि अरे यार, हड़प्पा तो में जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो बहुत ही ओल्ड हैं। इसके बाद बात आती है जॉन मार्शल की। वो भी एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनकर इंडिया में आए थे। तो उन्होंने जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इन सब की खोजों के बारे में जाना, तब उन्होंने 1924 में वर्ल्ड के सामने डिक्लेयर किया कि नाउ देयर इज़ ए न्यू सिविलाइजेशन दैट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ही डिक्लेयर्ड डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। 1924 में ऑफिशियल डिक्लेरेशन उन्होंने किया। इसके बाद जो सील्स मिली हैं, मेसोपोटामिया में भी ऐसी सील्स मिली हैं जो इंडियन सील्स हैं। वहाँ जब लोग गए होंगे तो साथ में लेके गए होंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कंटेम्पोरेरी माना गया, है ना। यहाँ जो पॉइंट लिखा है वो थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है कि जो सील्स हैं, वो सील्स जब मेसोपोटामिया में मिली तो लोग समझ नहीं पाए कि सील्स थोड़ी डिफरेंट है यार, ये कैसे सील्स हैं। लेकिन जब हड़प्पा में वही सील्स मिलनी शुरू हुई, मोहनजोदड़ो में वही सील्स मिलनी शुरू हुई, तो पता चला कि यहाँ पे लोग आए होंगे इस रीजन से, मतलब इंडस वैली रीजन से, और इस वजह से सील्स उनके साथ वहाँ पे गई। अगला है कि
मार्शल का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए जॉन मार्शल ना, द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो उनके लिए आपको याद रखना है कि ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया, है ना। ग्रीस और क्रीट में उन्होंने वर्क किया था, वहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके आए थे। इसके अलावा एवरीडे लाइफ पे फोकस करने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कनिंघम थे, तो कनिंघम का क्या था, इंटरेस्ट रहता था कि कोई ऐसी चीज़ वाउ टाइप की चीज़ मिले जिसमें मतलब वो लगे कि हाँ यार कुछ चीज़ मिली है अर्थ से, तो कुछ स्पेक्टेकुलर भव्यता देखने की कोशिश करते थे कि कोई चीज़ मिली है तो वो कितनी स्पेक्टेकुलर हो सकती है। लेकिन इनके लिए क्या था कि मार्शल जब खुदाई में कोई चीज़ मिलती थी तो भाई कोई भी चीज़ स्पेक्टेकुलर होगी तो वहाँ तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड भी कोई चीज़ मिलती थी तो उस पर भी फोकस देते थे, उसी को भी वो इम्पोर्टेंस देते थे। सिर्फ और सिर्फ सोल उनका स्पेक्टेकुलर फाइंड्स पर नहीं फोकस था। इसके अलावा जो एक्सकवेशन की टेक्निक्स हैं, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मार्शल जो एक्सकवेशन की टेक्निक अपनाते थे तो वो हॉरिजेंटल यूनिट के सहारे, ये सब मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज में पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाके कृपया आप देखिए और समझने की कोशिश करिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बस, कि वो हॉरिजॉन्टल यूनिट के सहारे एक्सकवेशन करते थे और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, उन्हें वो सेम पीरियड में डाल देते थे, जिसकी वजह से उस जो आर्टिफैक्ट मिला है मान लीजिए, है ना, तो उसकी जो एंटिकिटी है ना, वो खो जाती थी। एक ही लेयर में, है ना, खुदाई शुरू की, जो मिल गया एक ग्रुप में डाल दिया। तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, है ना, क्योंकि ज़मीन में जब पुराने समय में हज़ारों हज़ार साल में ना कोई टीला बन के अगर बन गया है तो सबसे छोटी वाली लेयर जो नीचे होगी वो ओल्ड होगी, उसके ऊपर उससे न्यू होगी, उसके ऊपर उससे न्यू होगी, और सबसे ऊपर जो लेयर आंखों से दिखाई दे रही है वो सबसे न्यूएस्ट लेयर होगी। तो अब उन्होंने खुदाई की इस प्रकार से गहराई में, जो चीज़ें मिली एक टाइम पीरियड में डाल दिया, जबकि ऊपर की लेयर में न्यू है, इससे ओल्ड नीचे, इससे ओल्ड नीचे, तो एंटिकिटी जो है वो लॉस हो जाती थी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा है कि व्हीलर, यानी हमने कनिंघम के बारे में पढ़ा, हमने मार्शल के बारे में पढ़ा, अब हम व्हीलर के बारे में पढ़ेंगे। हैं तो आर्यम व्हीलर का क्या था योगदान। देखिए ये डायरेक्टर जनरल ASI के बने थे 1944 में। तो इन्होंने मार्शल का जो तरीका था कि वो हॉरिजॉन्टल यूनिट के सहारे एक्सकवेशन करते थे, उसको उन्होंने करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया। यानी उन्होंने कहा कि जो खुदाई है वो स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। कोई माउंड है, कोई टीला मिला है तो स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि जो आर्कोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा प्रिसीजन आया। वैसे भी वो मिलिट्री में रह चुके थे तो मिलिट्री का प्रिसीजन अपने साथ लेके आए, मिलिट्री में वो ब्रिगेडियर रह चुके थे। अगला पॉइंट हमारा है प्रेजेंट डे एक्सप्लोरेशंस। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो नेशनल बाउंड्रीज आज की तारीख में है ना, तो हड़प्पन साइट से हम कैसे मैच कर सकते हैं। तो जो फ्रंटियर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो इंडिया में भी फैले हुए हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में फैले हुए हैं, उनका प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की बाउंड्री थी नहीं। लेकिन आज वो पाकिस्तान टेरिटरी में है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा इंडिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं मेनली उन्हें फिर फोकस करना पड़ा कि इंडिया के ही पार्ट में ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाए, जिसकी वजह से कच्छ में, पंजाब में, हरियाणा में एक्सकवेशंस हुए और नई नई जगहों के बारे में भी जानकारी मिली। कालीमंगन में, लोथल में, राखीगढ़ी में, धोलावीरा एक न्यू, एक प्रकार से देखा जाए तो साइट डिस्कवरी थी। अगला पॉइंट ये है कि जो एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं तो लोगों का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट में वो करते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए क्या है कि जो भी चीज़ वहाँ पे मिल रही है तो उसको कल्चर सीक्वेंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग साइट के लोकेशन पे यानी उसकी ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और कुछ लोग जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसको क्या यूज़ रहा होगा, पर्पज़ रहा होगा, उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका परसेप्शन है जो डिफरेंट एक्सप्लोरेशन करने वाले जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है देश विदेश का इंटरेस्ट। तो अब ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 1980 से क्या है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मतलब देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन में और क्या क्या नया मिल सकता है, और जो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, नई नई टेक्निक का यूज हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में, अब्रॉड से कोलैबोरेशन चल रहा है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज हो रहा है, सरफेस एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है जिससे कि इन डेप्थ एनालिसिस हो सके, जो भी वेरियस आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, सरफेस एक्सप्लोरेशन वगैरह सब कुछ हमने चैप्टर एक्सप्लोरेशन में आपको समझाया हुआ है। इसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी हैं कि ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन है, आने वाले समय में शायद ये आशा बनती है कि नई नई चीज़ें रिवील होंगी, नई नई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा जो अगले ट्यूटोरियल में होगा वो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, और ये लास्ट होगा। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।